नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। मैं हूं दीपाली राणा और सोने की कीमतों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। घरेलू बाजार में सोना करीब 0.5% फिसला है, वहीं चांदी में करीब 1% की कमजोरी है। अमेरिका के अच्छे रिटेल सेल्स आंकड़ों से सोने की कीमतों पर दबाव बना है। हालांकि कोरोना के नए मामले बढ़ने और साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन से कीमतों को निचले स्तरों पर एक सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन आगे रुझान कैसा रहेगा सोने चांदी का, क्या इस स्तर पर भी निवेश का मौका है और हाजिर डिमांड कैसी आ रही है, इसी पर फोकस करेंगे। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हैं, पीएनजी ज्वेलर्स के सौरभ गाडगिल हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके हैं और साथ ही मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता बने हुए हैं। सभी का स्वागत है इस शो में और गोल्ड सिल्वर पर ही फोकस करते हैं। सबसे पहले इनफैक्ट सौरभ जी का एक व्यू ले लेते हैं, पीएनजी ज्वेलर्स से हमारे साथ बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग सौरभ जी। सबसे पहले तो यही समझाइए कि पिछले कुछ दिनों में रुझान कैसा रहा है, डिमांड को लेकर क्या सिनेरियो बन रहा है। जो पहले एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि एक पेंट अप डिमांड है वो आती हुई दिखेगी, तो वैसा कोई इंडिकेशन अभी मिल रहा है क्या? नहीं, जैसा आपने कहा डिमांड का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक चल रहा है। रफली 40% तक डिमांड है। जो लॉकडाउन के पहले के जो सेल्स है उसके हिसाब से देखा तो 40% तक हम लोग अभी पहुंच गए हैं। वीकेंड को 50%, 60% तक भी डिमांड जा रही है और ज़्यादातर डिमांड शादी के जेवरात को लेके है या फिर बुलियन में है। बहुत से लोगों में इंटरेस्ट है सोने के सिक्के या बुलियन बार्स में इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें एसएनआई भी आ रहे हैं, इसमें छोटी छोटी कंपनियां भी है कि जिनके पास थोड़ा लिक्विडिटी है, वो भी गोल्ड बुलियन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और हाउस होल्ड में देखा तो ज़्यादातर डिमांड वेडिंग ज्वेलरी के लिए है, जिसमें गोल्ड ज़्यादा प्रेफरेंस में है। और उसके साथ ही थोड़े गिफ्ट आइटम्स या जिनके बर्थडे एनिवर्सरी होके गए हैं वो डिमांड दिख रही है। लेकिन जो हमको डर था कि सोने में बिकावा ज़्यादा आएगा या जो प्रेशर आएगा सेलिंग का, वो नहीं दिख रहा है। तो लोगों में अभी तक गोल्ड में कॉन्फिडेंस है और आगे जाके प्राइसिंग और बढ़ेगा, गोल्ड में तेजी होगी, ये धारणा लोगों के दिमाग में है। तो ये चलते वक्त अभी तक मार्केट में ओपनिंग के बाद स्थिति अच्छी है और जैसे दिन जा रहे हैं मुझे लगता है लोगों में और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो सेल बढ़ेगी। और मुझे लग रहा है कि ये जो सेलिंग प्रेशर का जो फियर था ये बिल्कुल निकल जाएगा। एब्सोल्युटली सौरभ, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं, जिस तरह से हमने ज्वेलरी बाकी ओनर्स से बात करी है, उनका भी यही कहना है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर भी ज्वेलरी की खरीदारी यहां पर बाजार में फिर से लौटी है। लेकिन सौरभ, आपको क्या लगता है नॉर्मलसी यहां पर कब तक आ पाएगी? जैसे आपने कहा 40 से 50% तक फुटफॉल्स नॉर्मल के ऑलरेडी यहां पर मार्केट में है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कब तक आपको लगता है कि एक हम डिमांड नॉर्मल वापस आता हुआ देखेंगे? मुझे लग रहा है कि अगर एक कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, अगर वो कम हो जाएंगे और एक स्टेबिलिटी आ जाएगी तो एक 2 महीने में, बस सितंबर तक मुझे लग रहा है नॉर्मल की आ जाएगी। अगस्त एंड में गणपति है, उसके बाद पूरा सीजन चालू होता है, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि नॉर्मल सी आनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जो लोगों के अभी मन में डर है कोरोना वायरस का, जो उसका स्प्रेड हो रहा है, वो निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर जो डर है कि इसकी सेकंड वेव आ सकती है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मुझे लग रहा है कि इसमें और टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में इन्वेस्टमेंट है लेकिन सेफ्टी आज टॉप प्रायोरिटी है। और जब तक सेफ्टी का कंसर्न जो है वो दूर नहीं होता है तब तक नॉर्मलसी नहीं आएगी। एक और चीज, जैसे मैंने कहा, जैसे आपने भी कहा कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पर खरीदारी है, तो क्या आप कहेंगे कि स्टडेड ज्वेलरी, डायमंड्स, प्लैटिनम, जिसका एक ट्रेंड हमने बीच में चलता हुआ देखा था, वो थोड़ा सा एक पॉज लेता हुआ नजर आएगा और ठोस सोना यहाँ पर फिर से इन फेवर है? डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि डायमंड ज्वेलरी या स्टडेड ज्वेलरी का सेल बहुत ही कम हो गया है और ये ट्रेंड सब जगह से दिख रहा है। चेन स्टोर हो, सिंगल स्टोर हो, लोगों का गोल्ड की तरफ ज्यादा रुझाव है। तो गोल्ड में जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी का रिस्पॉन्स अच्छा लग रहा है और आगे जाके मुझे लग रहा है कि ये साल तो पूरा गोल्डन ईयर रहेगा, तो पूरा फोकस गोल्ड के ऊपर ही रहेगा। तो हर एक स्टोर अभी अपना पैटर्न, स्टॉकिंग पैटर्न चेंज करके ज़्यादा गोल्ड के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और गोल्ड में जो तेजी आई है और जो बिल्कुल, तो अब कमोडिटी की खबरों पे बने रहेंगे। लेकिन देखिए, इस समय जो खास खबर आपके सामने आ रही है, बैंक कुछ जरूरी सेक्टर्स को राहत देने के लिए तैयार हैं, ये बात कही गई है बैंक्स की ओर से। जैसे कि आपको हम बता रहे थे, बैंक्स ने ये कहा है कि वो पूरी तरह से ब्याज में राहत नहीं दे सकते, ब्याज पर ब्याज माफ करने में भी उनको दिक्कत है, लेकिन कुछ सेक्टर्स को सिलेक्टिवली राहत दी जा सकती है, सबको एक साथ राहत देने की बात नहीं करनी चाहिए। अगर ये एक दलील है जो बैंकों की ओर से आ रही है, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है ये देखने वाली बात होगी।
कुछ सेक्टर्स का जहां तक सवाल है तो जाहिर है कि सबसे ज़्यादा असर जिन सेक्टर्स पर हमने आते हुए देखा है, जिनकी सबसे ज़्यादा कारोबार बंद होता हुआ नज़र आया है, वो आपके लिए रिटेल होंगे, मल्टीप्लेक्सेस होंगे, मॉल कंपनियां होंगी, एविएशन कंपनियां होंगी। ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। थोड़ा कम या ज़्यादा नुकसान तो हर एक सेक्टर को पहुंचता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में कारोबार अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। पर अगर आप देखें तो शुरुआत के कम से कम 2 महीने के दौरान तमाम सेक्टर्स के ऊपर आपने प्रेशर बनते हुए देखा था। अब बैंक्स जो ये बात कह रहे हैं, मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि आप उन सेक्टर्स की पहचान कीजिए। सरकार से और बैंक से ये कहा जा सकता है कि उन सेक्टर्स की एक सूची बनाइए जिनको आप राहत देना चाहते हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव बना है। इसके लिए आप एक वर्किंग ग्रुप बनाएं। इस तरह की कोई निर्देश निकल कर आ सकते हैं। फिलहाल बैंकों की ओर से ये कहा गया है कि सिर्फ ज़रूरी मामलों में ही आप राहत की बात करें। एक बहुत ही अहम बात यहाँ पर समझने वाली आपके लिए ये भी है कि कुछ सेक्टर्स जो वाकई दिक्कत में हैं, वहाँ पर डिफ़ॉल्ट का खतरा बहुत ज़्यादा है। इन सेक्टर्स को राहत देने के लिए बैंक्स इसलिए भी तैयार हैं क्योंकि यहाँ से तो पैसे अटकने ही वाले हैं और इन सेक्टर्स में एनपीएस हो सकते हैं। अगर एक ऐसा रास्ता निकाला जाए, कोई ऐसी स्कीम या पॉलिसी निकाली जाए वित्त मंत्रालय और आरबीआई के साथ मिल करके कि इन सेक्टर्स को एक टेम्परेरी राहत दे दी जाए और इनको एनपीए ना डिक्लेयर किया जाए, तो ये दरअसल बैंकों के फेवर में होगा। ये फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक छोटी सी जानकारी है, थोड़ी ही दलील है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिनेरियो किस तरह से प्ले आउट हो सकता है। बैंकर्स से पिछले 15 दिनों में जब से ये पिटीशन चल रही है और इस पर लगातार हमने कवरेज रखी है, मेरी अब तक जो भी बात हुई है उनका यही कहना है कि कुछ कंपनियां हैं जिन पर बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, कुछ सेक्टर्स हैं जिनकी हालत बहुत ही ख़राब है और उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं कि वो बैंक्स को अपने इंस्टॉलमेंट भर सके। वहाँ पर तो नुकसान होना ही है, वो नुकसान तो बैंकों को ही उठाना पड़ेगा अगर आरबीआई की ओर से कोई रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान नहीं आया। लेकिन बैंक्स ये चाहते हैं कि कम से कम जो कंपनियां हेल्दी हैं, जो अपना कारोबार कर रही हैं, उन कंपनियों से कहा जाए कि वो अपने पैसे ब्याज समेत और ब्याज पर ब्याज समेत लौटाएं, ताकि बैंक्स की बैलेंस शीट बिल्कुल टूटकर बिखर न जाए और बैंक्स को सरकार से मदद लेने की जरूरत ना पड़े। तो ये वो दलील है और बिल्कुल उसी रास्ते में अगर आप देखें तो ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि केवल कुछ उन सेक्टर्स को राहत दीजिए, उन कंपनियों को राहत दीजिए और इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाइए। ये काम पहले से चल भी रहा है। अब तक सरकार ने जो अपना बहुत बड़ा $20 बिलियन का पैकेज सामने रखा था, उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था बैंक्स को कि कमज़ोर कंपनियों को, छोटी मझोली कंपनियों को मदद की जाए, अलग से उन्हें लोन दिया जाए। वहाँ पर सरकार गारंटी भी दे रही है। तो बैंक पहले से ही इस प्रोसेस में है, इस प्रक्रिया में है, जिसमें वो देख रहे हैं, एक एक मामले की छानबीन कर रहे हैं और ऐसे बेनिफिशियरीज की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन कंपनीज को, उन बोरोवर्स को ढूंढकर उनकी मदद तो की ही जा रही है। और यही दलील अब दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि आपको भी उन्हीं कंपनियों को राहत देनी चाहिए, उन्हीं सेक्टर्स को राहत देनी चाहिए जो वाकई दिक्कत में है, क्योंकि वो अफोर्ड करना संभव होगा बैंक्स के लिए भी। और दरअसल बैंक्स की बैलेंस शीट को शायद उससे इनडायरेक्टली थोड़ा सा सपोर्ट ही मिलता हुआ नजर आए। यहाँ पर आरबीआई की भूमिका भी काफी अहम होने वाली है कि आरबीआई इस पर क्या करता है। आरबीआई को एक दिशा निर्देश जारी करना होगा। तो मुमकिन है, जैसे मैंने कहा, एक ये सिनेरियो हो सकता है कि सरकार और आरबीआई से कहा जाए कि आप ये बताइए कि आप कैसे करेंगे पहचान, किन सेक्टर्स और कंपनीज को राहत देंगे, उस पर एक अपडेट पेश करें। या फिर आरबीआई से कहा जा सकता है कि वो एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे और वो सामने लेकर आए जिसमें फिर प्रोविजनिंग से लेकर के कैपिटल रिक्वायरमेंट और बहुत सारे देखिए टेक्निकल मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर आरबीआई नजर रखता है। सुदीप बंदोपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बंदोपाध्याय साहब, स्वागत है आपका। अब तक का अपडेट जो हमारे सामने है, सरकार की ओर से ये दलील दी गई कि बैंक्स ब्याज माफ नहीं कर सकते क्योंकि उनको डिपॉजिटर का ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ब्याज पर ब्याज माफ करना चाहते हैं। बैंकर्स की ओर से दलील आई है और बैंकों की ओर से जो दलील दी जा रही है उनका ये कहना है कि आप सेलेक्टिवली राहत देने की बात कीजिए, सभी को एक साथ ब्याज या ब्याज पर ब्याज या किसी भी तरह का कोई भी छूट देना बैंकों की बैलेंस शीट के लिए दिक्कत खड़ी करेगा। सेलेक्टिवली जो सेक्टर्स परेशानी में है, जो कंपनियां परेशानी में है, उनको राहत दी जा सकती है, उसके लिए बैंक तैयार हैं। तो इस खबर को अब आप कैसे देखते हैं?
जी बहुत ही बैलेंस्ड स्टैंड सरकार की तरफ से लिया गया है और उम्मीद यही रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पे अच्छी तरह से विचार करके डिसीजन देंगे। देखिए, पहली बात जो शंका थी मार्केट को ओरिजिनली कि इंटरेस्ट वेवर की बात आएगी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया है कि इंटरेस्ट वेवर का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि वो ब्लैटेंटली अनफेयर होता है और वो बहुत ही गलत हो जाता, तो वो तो मुद्दा बिल्कुल डिस्कशन में ही नहीं है। अब मुद्दा बाकी रहा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करने का। ये भी वेवर और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज वेवर जो की बात की जा रही है, ये भी अनफेयर होता है लेंडर के तरफ से, अगर आप देखेंगे, और कुछ बोरोअर्स के तरफ से भी होगा कि जिनको इंटरेस्ट जो माफी नहीं ले रहे हैं, अगर कोई किसी ने मॉरेटोरियम नहीं मांगा, उनके लिए इंटरेस्ट पेएबल हो रहा है और उनको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और अगर आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वेवर नहीं चार्ज करेंगे तो सारे बोरोअर्स आ जाएंगे मॉरेटोरियम लेने के लिए, जिनको चाहिए भी नहीं। तो ये केस बाय केस ये एग्जामिन करके डिसीजन लेने की जरूरत है यहाँ पे, और सरकार ने यही बोला है कि केस बाय केस पे डिसीजन लिया जा सकता है। पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन जहाँ पे दिक्कतें बहुत ज्यादा है, वहां पे ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेवर की बात की जा सकती है। तो ओवरऑल एक बहुत बैलेंस स्टैंड सरकार की तरफ से लिया गया है। उम्मीद यही रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पे गौर करके सही फैसले पे पहुंचेंगे। लेकिन सुदीप, देखिए जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है इस खबर के सामने आते ही कि बैंक सेलेक्टिवली माफी की बात कर रहे हैं, करीब 150 पॉइंट निफ्टी बैंक को मैं नीचे जाते हुए देख रहा हूं, तो जाहिर है कि बाजार को लगता है कि थोड़ी भी राहत देंगे, कुछ भी सेक्टर्स को देंगे तो खबर तो शायद उतनी ही बुरी है, ऐसा लग रहा है। पीएसयू बैंक इंडेक्स पे भी अगर आप नजर डालेंगे आपकी स्क्रीन पे तो देखेंगे आप, वो भी इस खबर के आने के बाद कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। तो राहत जो भी आएगी वो तो बैंक के जेब से ही जाएगी ना। जी, एक यहाँ पे एक मैं बात कहना चाहूंगा, एक मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में जरूर ऐसा जब खबर आता है, कोई भी वेवर का बात आता है, तो वो नेगेटिव हिसाब पे लिया जाता है और वो ही मार्केट में देखने को मिल रहा है। अगर आप कल्चर की बात करेंगे, लेंडिंग कल्चर ओवरऑल, इस पे भी ये बहुत ही गलत है लेंडिंग कल्चर के लिहाज से अगर आप देखें, क्योंकि एक इंटरेस्ट वेवर और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेवर, कुछ भी आप वेवर की बात करें, एक कल्चर बन जाता है, लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं, जैसे हमने देखा है फार्म लोन के क्षेत्र में, तो ये गलत कल्चर एस्टैब्लिश करता है। तो मार्केट ऑब्वियसली इनको नेगेटिव तरह से देखेंगे, पर कोविड एक ऐसा स्थिति है जो कि अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है। सुदीप जी, कुछ और जानकारी आ रही है, मैं जरा बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में यह कहा है कि गवर्नमेंट को, सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि सरकार सभी कुछ बैंकों पे नहीं छोड़ सकती, आपको खुद सरकार को सीधे तौर पे बात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सरकार से कि क्या सरकार इस बात के पक्ष में है कि ब्याज पर ब्याज नहीं लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी इस एक बात पे मुझे लगता है कि अड़ा हुआ है, अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कम से कम इंटरेस्ट और इंटरेस्ट तो छोड़ा ही जा सकता है, और ये बात भी बैंकों के लिए जाहिर तौर पे नुकसानदेह होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ अबीज़र दीवान जी भी जुड़ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट हैं। अबीज़र, बताइए आप इसको कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बार बार यही कह रहा है, सरकार क्यों नहीं बीच में आती, और सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ब्याज पर ब्याज तो माफ करना ही चाहिए। मैं तो सहमत नहीं हूँ इस बात से कि ब्याज पे ब्याज माफ करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब एक आप मॉरेटोरियम देते हो और उस पर ब्याज चार्ज करते हो, जब आप मॉरेटोरियम दे दो को ब्याज जिस पर होता है उस पर भी ब्याज चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बैंक की बैलेंस शीट देखेंगे तो दो तरफा होती है, एक तो लोन होती है और दूसरी डिपॉजिट होती है। जितना लंबा डिपॉजिटर का पैसा रहेगा उस पर तो आप ब्याज पे ब्याज दे ही रहे हो। अगर डिपॉजिटर के पैसे पे ब्याज दे रहे हो तो लोन वालों को भी चार्ज करना ही चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ना बोल रहा है इसलिए आपने बैंक निफ्टी में भी गिराव देखा, क्योंकि लोग ऐसा समझने लगे हैं कि शायद बैंक वसूली नहीं कर पाएगा लेकिन उसको कस्टमर को तो ब्याज देना ही पड़ेगा। जिस दिन आपने बोला कि कस्टमर को ब्याज मत दो, ब्याज पे ब्याज भी मत दो, उस दिन तो डिपॉजिटर खड़े हो जाएंगे, सही हमको हमारा पैसा चाहिए। ये दो तरफा आर्ग्यूमेंट नहीं चलती कभी भी। सही बात है, लेकिन अभी सर ये बताइए, जो बैंक ये कह रहे हैं कि सेलेक्टिवली राहत दी जा सकती है कुछ सेक्टर्स को, कंपनीज को, आप राहत देने के बारे में सोचिए, जो जरूरतमंद है उनको केवल राहत देने के बारे में सोचिए। बैंकों की ये दलील आप कैसे देख रहे हैं? ये दलील बिल्कुल ठीक है, बिकॉज क्या है
कि अगर आप बैंक को ब्याज पे ब्याज चार्ज करोगे तो अकाउंटिंग एंट्री के हिसाब से तो बड़ी अच्छी बात है कि आप ब्याज पे ब्याज चार्ज कर लो, लेकिन बैंक को ये देखना पड़ेगा कि उस आदमी में कैपेबिलिटी है या नहीं वो पैसे देने के लिए। अब जिस तरह हम लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं, बिजनेसेस थोड़े बहुत वापस आ रहे हैं, उनके हिसाब से उनको मोरेटोरियम देना पड़ेगा। अब होगा क्या कि आरबीआई आएगा, ये एक कानून आएगा करीब जुलाई में या अर्ली अगस्त तक आ जाएगा, बट 31 अगस्त के पहले आएगा, जब तक मोरेटोरियम खत्म होगा उससे पहले आएगा। और ये कानून ऐसा होगा कि एक वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग आरबीआई अलाउ करेगी सारी बैंक्स को लोन पे करने के लिए। उस वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग जो करेगी वो केस नहीं है, अगस्त के पहले हफ्ते में होगी सुनवाई, जहां जब भी हो सकती है, केस बाय केस होगा। उसमें हर एक बैंक डिसाइड करेगी कि किसको कितना मॉरेटोरियम देना है। और मैं बोलता हूं ब्याज पे ब्याज तो छोड़ो, शायद बैंक्स को कुछ प्रिंसिपल भी माफ करना पड़े। हर एक कंपनी बाय कंपनी जाके वो किसी को मॉरेटोरियम या डिस्काउंट देंगे, डिपेंडिंग ऑन उनकी पेमेंट की क्षमता कितनी है उसके आधार पे। तो मुझे लगता है कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग आएगा और आना चाहिए भी, क्योंकि हमको जो बोरोवर है उसकी क्षमता देखनी है वो कितना दे सके, वो तो वही बैंकिंग होता है। लेकिन एक ब्लैंकेट सभी को दे देना मेरे हिसाब से कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं, क्योंकि कमर्शियल डिसीजन है, और मेरे हिसाब से बैंक्स पे जाती है थोड़ी बहुत। तो यहां देखिए सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि 90% लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया है मोरेटोरियम का, क्योंकि उनको फायदा नहीं दिख रहा है। ये जो बात आप देख रहे हैं सामने, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि चूंकि उनको लगता ही नहीं कि कोई बेनिफिट है, जब ब्याज देना ही पड़ेगा, इसलिए वो मोरेटोरियम नहीं ले रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सरकार इंटरवीन करने के बारे में सोचे। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इस मामले पे कम से कम ब्याज पर ब्याज देने के मामले में एक राहत होनी चाहिए। तो इस पर हमारी नजर बनी हुई है। और देखिए एक और बात आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, एसबीआई का ये दलील थी, बैंकों की ये दलील थी कि आप सभी के लिए एक कॉमन कोई ऑर्डर जारी ना करें। तो फिलहाल जो सबसे अहम बात निकल कर आ रही है वो ये है कि बैंकों ने अपना पक्ष सामने रखा है, सरकार ने अपना पक्ष सामने रखा है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस इस पर निकल कर आए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं वो मोटे तौर पे ये हैं कि ब्याज पर ब्याज माफ किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से लोग दरअसल मोरेटोरियम का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, या उनको कोई उसमें फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार की ओर से दखल दिया जाना चाहिए। ये मामला बैंक और डिपॉजिटर के बीच का या बैंक और ग्राहकों के बीच का है, ये बात जो सरकार कह रही है वो सही नहीं है। हमारे साथ अजय बग्गा साहब जुड़ते हुए। बग्गा साहब, आज की इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं बैंकिंग के लिए? अब ये आखिरी फैसला सुनना पड़ेगा प्रदीप जी, अभी तो ओवर रिएक्शन हो रहा है। ये तो तय है, तो पॉजिटिव जो है, जो पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम मॉरेटोरियम की बात नहीं कर रहे, हम इंटरेस्ट हैं, आप अपना दलील लेके आइए। तो आज ये सब प्रस्तुत हो रहा है। नाउ आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि आपने क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वेव नहीं किया, लोगों ने मॉरेटोरियम इतनी बड़े स्केल पे नहीं लिया, ये गलत है बात। क्योंकि अगर आप देखिए कमर्शियल व्हीकल्स में 90% से ज्यादा लोगों ने मॉरेटोरियम लिया है, माइक्रो फाइनेंस में 90% से ज्यादा, एसएमई में 60 से 70% लोगों ने मॉरेटोरियम लिया है। ये एसबीआई की दलील थी कि हमारे पास 82% से 90% लोग ईएमआई चुका रहे हैं जिन्होंने मॉरेटोरियम नहीं मांगा है। बट ओवरऑल अगर आप देखें, स्पेशली ये सेक्टर्स में एमएफआई, कमर्शियल व्हीकल्स, एमएसएमई का जो फंडिंग है वो तो काफी बदहाल में है। अब इसमें अगर प्रॉब्लम क्या है, बैंक्स एनबीएफसीज क्यों डाउनवर्ड्स रिएक्ट कर रहे हैं प्रदीप जी? कॉस्ट ऑफ फंडिंग तो आपकी रहेगी, बैंक्स को डिपॉजिटर्स को भी चुकाना पड़ेगा, वो तो कहीं नहीं जाने वाली। रिस्ट्रक्चरिंग हमने 2008 में देखा है, जब आरबीआई ने 3 साल की मोहलत दी थी बैंक्स को, हर 100 रुपया जो रिस्ट्रक्चर हुआ उसमें से इवन बड़े बैंक्स, एसबीआई जैसे बैंक में 35% उसमें कभी लौट के नहीं आया। तो एनपीए आपका 1/3 तक आ गया 2008 में। इस बारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कहीं गहरी है, 2008 से बहुत ज्यादा गहरी प्रॉब्लम आ रही है। उसमें अगर आपने इस तरह का
इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वेव करना शुरू किया तो पूरा मार्केट फिर इंटरेस्ट चुकाना बंद कर देगा। सब बोलेंगे हमें ये दो, हम 6 महीने बाद देंगे, और बैंक्स के ऊपर काफी बड़ा हिट आ जाता है क्योंकि आपको आज पैसा मिलने वाला था जो आप फिर से उसको रोटेट कर सकते थे, वो पैसा आपको 6 महीने बाद मिलेगा, आपका तो उस इंटरेस्ट के ऊपर लॉस हो गया। दूसरा है जो हर्ड मेंटालिटी शुरू हो जाती है, जो हमने फार्म लोन्स में देखा है। गांव में अगर एक का लोन वेव हो गया तो पूरा गांव, पूरा कस्बा लोन चुकाना बंद कर देता है। पॉलिटिशियन उसमें आ जाते हैं जो कहते हैं आप बिल्कुल मत चुकाइए लोन। ये एमएफआईज पे इसका बहुत खतरा है। हमने देखा ये बेसिक बात है बग्गा साहब, जिस पर हम काफी वक्त से जूझ रहे हैं। सुदीप जी हमारे साथ बने हुए मेरा ख्याल है। सुदीप जी हमारे साथ नहीं है। अभिजर है क्या? अभिजर भी नहीं है। ओके, तो बग्गा साहब ये सवाल मैं आपसे ही पूछता हूँ। देखिए ये जो मामला चल रहा था, अब हमारे सामने अपडेट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के पहले हफ्ते के लिए फिलहाल आज की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। अगली सुनवाई अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। आज आप जून के तीसरे हफ्ते में हैं, तो आपके पास करीब 6-7 हफ्तों के आगे अब मामला निकल गया। सरकार और बैंकों की ओर से आज एक बात कही गई कि आप बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकते क्योंकि अभी हमें अंदाजा नहीं है कि कोविड का कितना असर होगा, इसकी क्या कॉस्ट होगी। तो एक तरीके से मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी बात समझ में आ रही है कि थोड़ा वक्त देना चाहिए। तो पिछली बार उन्होंने 3 दिन के अंदर मीटिंग करके वापस आने की बात कही थी, और आज अब उन्होंने कहा है कि अब अगस्त के फर्स्ट वीक तक वापस आइए। ये सवाल पूछे कि सरकार अपना पक्ष स्पष्ट करके रखे कि क्या सरकार अपनी भूमिका देखती है, कितनी मदद सरकार कर सकती है। अभी सर, आप कैसे देखते हैं इस बात को? क्या आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे दरअसल बैंकों का पक्ष समझ रहा है? मुझे तो ये बात बहुत पॉजिटिव दिख रही है कि आपने मामले को 1.5 महीने के लिए आगे की तारीख अब दी है, और ये सवाल उठाए जिनका जवाब सरकार देगी अगली सुनवाई में। तो मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि बैंक्स का केस है एक, और मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने अगर 1.5 महीने की तारीख दी है, तब तक 1.5 महीना मतलब आप देख लीजिए करीब एंड ऑफ जुलाई तक हो जाएगा। तब तक आरबीआई की एक वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम आ जाएगी, और उस स्कीम में 1-to-1 केस बाय केस बेसिस पे जो रिस्ट्रक्चरिंग करना है, और उसमें जो रियायत देनी भी है मॉरेटोरियम में या इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे, वो मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सिंक्रोनाइज हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दे दिया है। गवर्नमेंट ने शायद बोला होगा कि आरबीआई एक वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम सोच रहा है, और उस स्कीम के साथ अगर ये इंप्लीमेंट हो तो सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन में इंप्लीमेंट हो जाएगी। बिल्कुल, इस खबर पे भी हमारी नजर है। आपको क्या लगता है, क्या वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज आरबीआई की ओर से आने की आप भी उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल उम्मीद रखता हूँ, नहीं करना ही पड़ेगा। इट्स इकोनॉमिक रियलिटी जो हमको करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये फिलहाल जो अपडेट हमारे सामने आ रहा है, सुदीप जी आपको क्या लगता है, पॉजिटिवली लेना चाहिए? देखिए बैंकों के लिए 1.5 महीने के लिए सुनवाई अब टल चुकी है, बैंकों ने अपना पक्ष रख दिया, आरबीआई ने सवाल पूछे हैं, उसका जवाब अब सरकार अगले सुनवाई में देगी। लेकिन मुझे लगता है कि आरबीआई या बैंकों के ऊपर या सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त फैसला इस मामले में डालना नहीं चाहता है, और ये पॉजिटिव है। यहां से आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में हमारे बात करते करते रिकवरी शुरू भी हो रही है। कुछ देर पहले जब हमने ये जानकारी दी और ये कहा कि ये अच्छी खबर है, उसके बाद से बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की तेजी हो चुकी है। सुदीप जी आप कैसे देखते हैं इस खबर को? जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैं यही बोल रहा था पहले जब मैं बता रहा था, इनिशियल रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव आता है, बट ओवरऑल ये पॉजिटिव ये है, ऐसा कुछ नेगेटिव मैं इस खबर में नहीं देख रहा हूँ। दूसरी बात जो अभी आप बात कर रहे थे कि रिस्ट्रक्चरिंग, इवेंचुअली रिस्ट्रक्चरिंग का अप्रूवल आरबीआई को देना पड़ेगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक स्थिति है उसको नजर में रखते हुए एक स्टेज के पर रिस्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी होगा, और तब तक रिस्ट्रक्चरिंग का बात आरबीआई शायद नहीं करेंगे जब तक ये मॉरेटोरियम है। तो अगर अभी आप 31 अगस्त तक मॉरेटोरियम है, 31 अगस्त से थोड़ा पहले उनका अनाउंसमेंट आना चाहिए मॉरेटोरियम के बारे में, और वही होगा रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, और वही होगा। तो ओवरऑल आई थिंक वो सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है वो कुछ हद तक माना जाएगा कि एक केस बाय केस जो रिस्ट्रक्चरिंग होगा उसमें ये सब नजर में रखा जाएगा, एंड बैंक और द लेंडर विल कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, सफरिंग ऑफ द सेक्टर इन माइंड, एंड टेक ए कॉल। और यही इकोनॉमिक रियलिटी है, यही हर प्रॉब्लम स्थिति में होते आया है, पहले भी हुआ है और आगे भी यही करना पड़ेगा।
So I think there is nothing negative or too much to worry about the overall scenario unfolding now. बिल्कुल। तो यहां पर जो राय आ रही है हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से, सुदीप जी कह रहे हैं कि जिनको जरूरत है उनके लिए राहत देने का रास्ता जरूर ढूंढा जाना चाहिए। बग्गा साहब ये कह रहे हैं कि लोगों की आदत नहीं बिगड़नी चाहिए, बैंकों के पैसे सुरक्षित रहें और ज्यादा से ज्यादा लौटें। ये बात जरूरी है इस पूरे मामले में जो ध्यान में रखी जाए। और अभी सर एक खास बात ये कह रहे हैं कि अगर सरकार और आरबीआई मिलकर के वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की चर्चा कर रहे हैं, अगर आरबीआई की ओर से वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का कोई प्लान आने वाला है तो शायद इन सारी समस्याओं का हल वहां पे निकल आएगा और उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत भी ना पड़े, यह संभव है। तो अगले 1.5 महीने में अगर सरकार या आरबीआई अपना एक पैरेलल पैकेज सामने रख देते हैं तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि ठीक है, काम तो हो गया, जो राहत आप चाहते थे वो तो मिल गई और अब हमें कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बात और भी मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि सेलेक्टिवली राहत की बात अगर की जाती है, कुछ सेक्टर्स को राहत देने की बात अगर की जाती है तो वो बैंकों के लिए भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये तो वो सेक्टर हैं जहां पर पैसा डूबने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर यहां से आप थोड़ा पैसा बचा ले गए तो वो तो आखिर में बैंकों के मुनाफे में ही जुड़ेगा। इस सवाल का जवाब और इस चर्चा पे और दूसरे पहलुओं पे नजर होगी ब्रेक के उस पार।